हेलो नमस्कार, मैं सी मुकेश शर्मा आपके सामने फिर एक अकाउंट्स की नई वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, हमने चैप्टर शुरू किया था रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर हमने बताया था कि मुझे हमने कितनी तरह की रेशियो पढ़नी है। सबसे पहली रेशियो हम लोगों ने पढ़ी थी लिक्विडिटी रेशियो। अगर किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मुझे जज करनी हो कि कंपनी की लिक्विड पोजीशन क्या है, तो मुझे लिक्विडिटी रेशियो निकालनी पड़ती है। और उस रेशियो के अंदर दो सब रेशियो पढ़ी थी हमने, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज। नंबर एक करंट रेशियो और दूसरी थी लिक्विड रेशियो। हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था, वीडियो में देखा। कुछ आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने सजेशंस, अपनी प्रॉब्लम्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। मैं आपकी कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा और जितनी कोशिश हो सकेगी मुझसे, मैं उस प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो वो हमने पढ़ी थी लिक्विडिटी रेशो। और कल की क्लास में हमने फिर शुरू की थी सोल्वेंसी रेशो, जिसको कि हम कहते हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो, जिसके अंदर मुझे पढ़नी थी नंबर एक डेट इक्विटी रेशो, नंबर दो टोटल एसेट टू डेट रेशो, नंबर तीन थी हमारी प्रोप्राइटरी रेशो जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, और लास्ट वन थी इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये हम लोगों को 4 रेशो इसके अंदर पढ़नी है। और जिसमें से पहली फर्स्ट रेशो डेट टू इक्विटी रेशो हमने अपनी कल की क्लास में अच्छी तरह से डिस्कस की थी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने सजेशन मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं आपके सजेशंस को अच्छी तरह से रिव्यू करके उसका जो भी आंसर मेरे से बन पाएगा अच्छी तरह से कोशिश करके मैं आप लोगों को उसके आंसर ज़रूर दूंगा। आप मुझे चाहे तो पर्सनल मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं वहाँ भी अवेलेबल हूँ और मैं आपके पर्सनल पर ही जवाब दे दूँगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आज हमने जो पढ़नी है दूसरी रेशो, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो का पार्ट सेकंड, जिसका नाम है टोटल असेट टू डेट रेशो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि रेशो एनालिसिस वाले चैप्टर के अंदर मेन रेशो डिराइव करने के लिए हम लोगों को फार्मूला रटना नहीं पड़ता, ये अपने आप बता रहा है। इसको अगर मैं 2 पार्ट में सेग्रेट करूं इस रेशियो को, टोटल एसेट और डेट, इसका मतलब क्या है कि ये टोटल एसेट की जो हमारी कंपनी के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर टोटल एसेट है, बिजनेस की जो टोटल एसेट्स हैं उसकी बिजनेस के डेट से रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो बड़ा आसान है, आप ऊपर टोटल एसेट लिखिए और नीचे टोटल डेट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, डेट में हमारी करंट लायबिलिटी के वो करंट लायबिलिटी भी आती है। करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट पीरियड के लिए अगर मैंने कोई डेट लिया हुआ है तो वो भी हमारा डेट का पार्ट होता है। लेकिन हमारे को सिर्फ यहाँ पर जो रिलेशनशिप निकालनी है अपनी टोटल एसेट से, कंपनी की टोटल एसेट से जो टोटल डेट लेना है, इसमें केवल और केवल हमारे को कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट लेना है जो कि कंपनी की बैलेंस शीट से 1 साल से ज़्यादा के लिए बोरो किया हुआ है। वो बोरो किया हुआ है डिवेंचर से, उसने डिवेंचर इशू करके उसे लोन अरेंज किया हुआ है, या फिर उसने बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, लॉन्ग पीरियड के लिए लोन लिया हुआ है। बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हैं, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए भी डिवेंचर इशू कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे किसके अंदर आएंगे, करंट लायबिलिटी के अंदर। वो हमारे को यहाँ डिस्कस नहीं करना है इस रेशियो के अंदर। इस रेशियो में हमारे को डेट का वो पोर्शन, वो पार्ट केवल डिस्कस करना है जो कि हमारा लॉन्ग टर्म डेट पार्ट है। ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक्स हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। इसके अलावा हमारा हो सकता है, हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेते हैं। हमारे जो हमारी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो कंपनीज को लोन देती हैं, वो हम अरेंज कर सकते हैं वहाँ से। प्राइवेट भी लोन ले सकते हैं हम। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है लॉन्ग टर्म डेट। हमने अपनी कंपनी के टोटल एसेट से टोटल डेट की रिलेशनशिप निकालनी है। तो ये फार्मूला मेरा बना, टोटल एसेट को मैंने डिवाइड किया टोटल डेट, और टोटल डेट में मैंने केवल क्या लिया, लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, अब तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये रेशो जो है मेरी जो रेशो है, वो जैसे हम हर रेशो के केस में डिस्कस करते हैं कि कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा का इफेक्ट क्या है, इक्वल होने का इफेक्ट क्या है, कम होगी तो कंपनी पर क्या इसका क्या नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। हम हर रेशो के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने करंट रेशो के बारे में डिस्कस किया, और हमने लिक्विड रेशो के बारे में, जिसको हम एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, उसके बारे में भी अच्छी तरह से डिस्कस किया। और कल हमने डेट इक्विटी रेशो के बारे में भी किया था कि वो 2:1 होनी चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो डेट हमारा इक्विटी का डबल होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो भी अच्छा नहीं है, और कम होगा तो वो भी अच्छा नहीं है। तो अब इसी तरह से ये जो हमारी रेशो है टोटल एसेट टू डेट रेशो, यहाँ भी मुझे ये डिस्कस करना है कि ये ज़्यादा होगी
तो क्या कंडीशनल होगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा लैंडर्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर, और अगर कम होगी तो ये इसका इफेक्ट कंपनी या लैंडर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो, टोटल असेट को हम जो कंपनी की टोटल असेट खरीदते हैं, जो टोटल असेट के अंदर हमारी नॉन करंट असेट और करंट असेट दोनों आती हैं। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, मैंने टोटल असेट वर्ड यूज़ किया है, ना तो मैंने नॉन करंट असेट वर्ड यूज़ किया है, ना मैंने करंट असेट वर्ड यूज़ किया है। इन दोनों को मिलाकर मेरी कंपनी की टोटल असेट आती है, जो कंपनी की बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर आता है। इन दोनों को मैंने ले लिया, नॉन करंट असेट और करंट असेट दोनों को ले लिया, तो मेरी टोटल असेट आ गई। तो टोटल असेट को इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आता है हम लोगों के पास, हम कंपनी कहाँ से पैसा अरेंज करती है। कंपनी के सोर्स ऑफ फंड आप देखोगे ना, कंपनी के सोर्स ऑफ फंड है जो इन्वेस्टमेंट के हैं, वो कंपनी के पास केवल 2 सोर्स ऑफ फंड है। एक हमारे पास होती है इंटरनल इक्विटी, एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी के अंदर भी हमारी लॉन्ग टर्म इक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ। जो करंट लायबिलिटी के अंदर हम लोन लेते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट पर्पज हो, उससे जो टोटल असेट है, हमें मान लो मैंने अपने किसी जानकार से या किसी व्यक्ति से 50,000 का या 5 लाख का लोन सिर्फ 15 दिन के लिए लिया है, तो क्या मैं उससे अपनी टोटल असेट में इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ करूँगा? बिल्कुल नहीं। तो हम केवल टोटल असेट के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हम नॉर्मली क्या करते हैं, या तो हम लेते हैं अपनी इंटरनल इक्विटी से। इंटरनल इक्विटी मतलब जो हमारी शेयर होल्डर है, जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों आते हैं, और हमारी लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। तो यहां पर मुझे देखना है कि जो टोटल असेट है उसकी टोटल डेट यानी कि लॉन्ग टर्म डेट से क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी कि सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज करो मेरी टोटल एसेट 50 लाख है, ये मैंने लिख दिया 50 लाख, और मेरी जो टोटल डेट है यानी लॉन्ग टर्म डेट है वो 10 लाख है। अगर हम कैलकुलेशन देखें कि मैंने टोटल एसेट 50 लाख लिए और टोटल जो लॉन्ग टर्म डेट है मैंने 10 लाख लिया है, अगर मैं इसका आंसर निकालूंगा तो 5 आएगा। 50 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 5 आ जाएगा, और मेरा जो टोटल एसेट टू डेट रेशियो आंसर आ गया 5। ठीक है, ये रेशो देखो, अगर ये दोनों चीज बराबर होंगी तो इक्वल आएगा। ठीक है, और अगर ये ज्यादा होगा ऊपर वाला पोर्शन तो ये रेशो 1 से ज्यादा आएगी। ये रेशो जितनी ज्यादा होगी, हायर होना, अगर ये रेशो हायर साइड जा रही है, अपर साइड जा रही है, आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, तो ये जो हमारे लैंडर्स होते हैं जिन्होंने हमारे को लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है उनके लिए बेनिफिशियल होती है, उनके लिए सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा होता है। क्योंकि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 50 लाख की, उसमें से केवल हम ये मान के चलते हैं, अगर मैं ये सारा ये कंपनी ये भी मान ले, मैं भी ये मान लूँ, आप लोग भी ये मान सकते हो कि जो टोटल 10 लाख हमने बोरो किया है लॉन्ग टर्म बोरोर से, वो हमने जो 10 लाख लिया है उसमें से केवल 10 लाख हमने इसमें सारा का सारा पैसा हमने कहीं और ना यूज़ करके कंपनी की टोटल एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो बाकी का 40 लाख कंपनी के पास कहाँ से आएगा? कंपनी के पास कहाँ से आएगा? या तो उसने अपनी इक्विटी शेयर इशू किए होंगे या प्रेफरेंस शेयर इशू की होंगी। तो इसका मतलब कंपनी की जो टोटल एसेट है उसमें जो मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, मेजर पैसा लगा हुआ है। टोटल 50 लाख में से ओनली 10 लाख तो हमारा लॉन्ग टर्म लोन से लिया हुआ है और बाकी 40 लाख तो उसने इंटरनल इक्विटी से लगाए होंगे। तो ये जो पोजीशन है लैंडर्स के लिए सेफ्टी मार्जिन यहाँ ज़्यादा है कि उनका पैसा केवल टोटल एसेट में बहुत कम मात्रा में लगा हुआ है, कम अमाउंट में लगा हुआ है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट जो की हुई है वो अपनी रिसोर्सिस से, इंटरनल रिसोर्सिस से ज़्यादा की हुई है कंपनी की टोटल एसेट को परचेज करने में, इन्वेस्ट करने में। दैट्स ऑल। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर ये रेशो 1 से कम आए, कम हो, इक्वल का तो ठीक है, मान लो सपोज करो ये हमारा 20 लाख हो और ये 30 लाख हो, तो मैं तो ये मान के चलता हूं, इस केस में मैं एग्जांपल ले रहा हूं वैसे ही, कि जो कंपनी की टोटल एसेट है वो तो 20 लाख ही है, 20 लाख, यहां लाख भी लिख देता हूं मैं, और टोटल जो लॉन्ग टर्म डेट है हमारा 50 लाख है। तो इस केस में अगर मैं ये सारा मान लूँ, लैंडर्स भी मान सकते हैं, हम भी मान सकते हैं कि कंपनी ने अपनी जो टोटल एसेट में इन्वेस्टमेंट पैसा किया है वो सारा का सारा कहाँ से ले लिया, उसने लॉन्ग टर्म डेट को यूज़ करने के बाद ले लिया। तो ये रेशो जितनी कम होती है, जितनी कम होगी वो जो है वो सेफ्टी लैंडर्स के लिए कम होगी। इसका मतलब क्या है, आपने लॉन्ग टर्म लोन को ज़्यादा यूज़ किया है किसके अंदर, टोटल एसेट की इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो ये यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन जो लैंडर्स के लिए है वो कम होगा। ये तो डिस्कस हो गया कि रेशो कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए तो क्या होगा, कम होगी तो क्या होगा, ये मैंने लिखा भी है। देखो यहाँ पर हाई साइड में अगर रेशो होगी तो हायर सेफ्टी टू लैंडर्स होगा, और अगर लो साइड में रेशो होगी तो लो का बात है, जो हमारा ऊपर का पोर्शन ज़्यादा होता है, नीचे का, सॉरी ऊपर का पोर्शन कम होता है, नीचे का ज़्यादा होता है। और हमारी ज़्यादा कब आती है, जब मैं आपने निकाल के देखा था 50 लाख को 10 से डिवाइड किया था, तो आपको ज़्यादा हायर साइड में रेशो आ रही थी। यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा है लैंडर्स के लिए और यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन
कम है लेंडर्स के लिए। ये तो बात होगी कि रेशो निकलेगी कैसे और उसका हायर होना और कम होना हमारे लेंडर्स के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा। अब हम बात करते हैं कि फार्मूला कैसे डिराइव किया जाए, टोटल एसेट कैसे निकाली जाए, टोटल डेट यानी लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकाला जाए, तो उसके पर आते हैं हम लोग। देखो बेटा, बड़ा आसान है किसी चीज़ को सीधा सीधा निकाल देना। अगर आपके एग्जाम में आपके पास बैलेंस शीट की सारी फिगर्स हैं, मान लो टोटल एसेट क्या होती है, बड़ा आसान है भाई साहब। टोटल एसेट में आप एक तो नॉन करंट एसेट होती है, नॉन करंट एसेट के अंदर क्या क्या आता है वो सब चीज़ें हम लोगों को मालूम है, और एक करंट एसेट होती है। इन दोनों को मैं जोड़ दूं, इनके सब पार्ट हम लोगों को अलग अलग भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उन्होंने कंसोलिडेट दे रखे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट तो हम उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा टोटल एसेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, चलो पहले तो हम डायरेक्ट ही फार्मूला लिख लेते हैं कि डायरेक्ट फार्मूले में हमारे को कैसे निकालना है। तो मैंने अगर टोटल एसेट निकालनी कंपनी की, तो मैंने जो एक टी शेप बैलेंस शीट बनाई है, मैंने आपको कहा है रेशियो वाले चैप्टर के अंदर आपको बैलेंस शीट की फिगर्स को पढ़ना आना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत सारे फार्मूले रटने पड़ेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है और उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बैलेंस शीट की हर फिगर के बारे में पता होना चाहिए कि फिगर का मतलब क्या है और इससे हम कैसे फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। हमारे को फार्मूला रटना ही नहीं पड़ेगा, बहुत नंबर ऑफ फार्मूलाज हम इस बैलेंस शीट को देख के बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पता है कि छोटी क्लासेज में आप टी शेप बैलेंस शीट बनाते थे, 11वीं क्लास में बनाते थे, 12वीं में बनाते थे, पार्टनरशिप के अंदर आप टी शेप बैलेंस शीट बनाते थे। कंपनी के केस में टी शेप बैलेंस शीट नहीं बनती, लेकिन क्योंकि रेशियो वाले चैप्टर में मुझे बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, मुझे केवल और केवल क्या करना है, अपने कैलकुलेशन के लिए, अपनी रेशियो का आंसर निकालने के लिए सिर्फ मुझे क्या करना है, आपको फिगर्स चाहिए, फार्मूला डिराइव करने के लिए फिगर चाहिए, जिससे कि आपको फार्मूले रटने ना पड़े, मगअप ना करने पड़े, सब आप उसको समझ के ही आराम से फार्मूले को डिराइव कर सको। और फिगर किसी भी तरह से दी हुई है आपको, आप उनका सिर्फ मतलब समझो और फार्मूला डिराइव करो, फिगर्स पुट करो, आंसर निकाल दो। तो अब मैंने एक टी शेप बैलेंस शीट बना दी है यहाँ पर। कंपनी के केस में ऐसे नहीं बनानी, कंपनी के केस में वैसे तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 के हिसाब से जो हमारा बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस हिसाब से बनानी है। लेकिन फिगर्स तो हम टी शेप बैलेंस शीट में अपनी साइड में कभी बना लें। मैं अपने सीए के दौरान या मैं अपने कॉलेज टाइम में भी इस तरह की बैलेंस शीट बना लेता था और फॉर्मूला डिराइव करके उसको रब कर देता था। तो ये एक आप भी कर सकते हैं, करके देखिए, कोशिश कीजिए। तो बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है, उसको कहते हैं लायबिलिटीज एंड इक्विटीज इन केस ऑफ कंपनीज। वैसे जो हम नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं वहाँ लायबिलिटीज कहते हैं, लेकिन कंपनी के केस में इसका नाम रखा हुआ है लायबिलिटीज एंड इक्विटीज या इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। और ये राइट साइड जो है असेट है। मैंने टी शेप बैलेंस शीट बनाई है सिर्फ फॉर्मूले डिराइव करने के लिए, अदरवाइज इसका कोई पर्पज नहीं है यह बनाने का, इसका क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब भी मैं रेशियो वाला चैप्टर करता हूँ, अपने साइड में किसी कोने पर, जब भी मैंने अपने एग्जाम में किया, अपने साइड में किसी कोने पर ये छोटी सी बैलेंस शीट डिराइव की और उसको कोने में मैंने फिगरें लिखी और उससे मैंने क्या किया, फॉर्मूला डिराइव कर दिया। तो पहले तो डायरेक्ट फार्मूला तो बड़ा आसान है, करंट टोटल एसेट निकालने के लिए नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले तो नॉन करंट एसेट के अंदर क्या क्या आता है सर, हम ये देख लेते हैं। टेंजिबल एसेट आती है। टेंजिबल एसेट मतलब जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। एग्जांपल बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे हमारा बिल्डिंग है, फर्नीचर हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी टेंजिबल एसेट है और इन पर हम ईयर टू ईयर अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो भी रूल्स हैं इनकम टैक्स में, अकाउंट्स में, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स के हिसाब से जो भी डेप्रिसिएशन का नॉर्मल रूट है कंपनी में यूज़ होता है, वो हम डेप्रिसिएशन लगा के वहाँ से डेप्रिसिएशन लगाते हैं और हर साल उसकी वैल्यू कम करते जाते हैं, उनको कहते हैं टेंजिबल एसेट। अब आती है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या आता है, ऐसी एसेट तो है लेकिन वो फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं करती, उनको हम फिजिकली रूप में देख नहीं सकते। मतलब वो हमारे पास, हमने उसके लिए कुछ पे भी किया है, उसको परचेज भी किया है, सब कुछ किया है हमने, ठीक है, लेकिन हम उसको फिजिकली रूप में अपने सामने नहीं देख सकते कि वो हमारे सामने, उसको टच नहीं कर सकते और उन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ऐसी नॉन टेंजिबल एसेट को हम हर साल रिटर्न ऑफ करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास गुडविल है। हम गुडविल की वैल्यूशन भी करते हैं, वो हमारी जो ऐसी गुडविल होती है जिसको हम वैल्यूशन करते हैं, हमारा जैसे जैसे समय बीतता है हमारी गुडविल निकलती जाती है, ठीक है। और एक होती है हमने जो मार्केट से परचेज की है, उसको हम बैलेंस शीट में लिखते हैं और अकॉर्डिंग टू रूल, जो भी हमारी कंपनी का रूल है या जो कंपनीज एक्ट में रूल दिया हुआ है उसके हिसाब से गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं और जो रिटर्न ऑफ वाला पोर्शन है उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट के अंदर ले जाते हैं और गुडविल की वैल्यू अपनी नॉन करंट एसेट के जो हमारा इंटेंजिबल एसेट पार्ट है उसमें से कम कर देते हैं। गुडविल के अलावा हमारा होता है जैसे हमारा पेटेंट्स हो सकता है,
रूट परमिट हो सकता है। मैंने यहाँ से गुड़गांव जाने के लिए अपनी चलाने के लिए एक बस का परमिट लिया 10 साल के लिए, और उसके लिए रूट परमिट की लाइसेंस फी पे कर दी। लाइसेंस फी पे कर दी, जो मैंने पे किया, अब वो रूट परमिट मेरा 10 साल के लिए है, तो मैं एक रूल लगाऊंगा कि मुझे 10 साल के बाद वो रूट परमिट मेरा खत्म हो जाएगा, मेरी असेट का वो असेट भी खत्म हो जानी चाहिए। तो उस 10 साल के अंदर मैं उस रूट परमिट के लिए जो मैंने लाइसेंस फी पे करी है, तो मैं उसको हर साल कुछ अमाउंट्स का खत्म करता चला जाऊंगा। वो मेरी इंटेंजिबल एसेट है। इसी तरह से पेटेंट, हमारा गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, रूट परमिट हो गया, और कॉपीराइट भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी इंटेंजिबल एसेट होती हैं। ये हमारे को नॉन करंट एसेट के अंदर हमारा आ गया। इसके बाद हमारा होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखो, करंट एसेट में भी इन्वेस्टमेंट आती है, करंट एसेट का भी पार्ट होता है, उसे करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमने लॉन्ग टाइम के लिए की है उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसको नॉन करंट एसेट के अंदर सब हेड के अंदर लिखते हैं। इसका पार्ट एक। इसके बाद आता है हमारा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। ऐसे लोन्स, ऐसे एडवांसेस हमने जो कंपनी के आउटसाइडर लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को, किसी इंडिविजुअल को, किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी बिजनेस हाउस को, हमने अपने क्रेडिटर्स को, जो भी हमारे, जिनको भी हम एडवांसेस दे सकते हैं, एडवांसेस दिए। लेकिन ऐसे एडवांसेस लॉन्ग टर्म के लिए होने चाहिए। अगर ये एडवांसेस हमने शॉर्ट टर्म के लिए दिए हैं तो वो हमारी करंट एसेट के अंदर, करंट एसेट में भी लोन एडवांसेस आते हैं, लेकिन वो लोन एडवांसेस शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारा नॉन करंट एसेट के अंदर लोन एंड एडवांसेस आएंगे, वो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आएंगी। तो हमारा क्या क्या आ गया? हमारी टेंजिबल एसेट आ गई, इंटेंजिबल एसेट आ गई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गई, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आ गए। ये सारे हमारे किसके अंदर आ गए? नॉन करंट एसेट के अंदर। यहाँ पर केवल मैंने दिखाने के पर्पज से सिर्फ नॉन करंट एसेट लिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेस हमारा इतना नहीं होता कि हम कंपनी की बैलेंस शीट को पूरा डिराइव कर सकें। ठीक है, अब हमने करंट एसेट ली। करंट एसेट हमने करंट रेशियो में पढ़ी थी। उसमें क्या क्या आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हमारा रिसीवेबल्स, अमाउंट रिसीवेबल आ सकता है, और हमारे वो करंट इन्वेस्टमेंट है, और अदर करंट एसेट भी आती है उसके अंदर हमारी। ये सारी चार पार्ट हमारे करंट एसेट के अंदर है। तो मैंने क्या लिखा? टोटल एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ये वर्ड क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स। देखो, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में एक वर्ड आता है करंट एसेट। करंट एसेट के बहुत सारे पार्ट हैं, और लास्ट वाला पार्ट जो है उसको कहते हैं अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट के अंदर वो सारी एसेट आती हैं जो करंट एसेट में और कहीं नहीं आई है, किसी और करंट का पार्ट नहीं है, वो हमारी अदर करंट एसेट के अंदर आती हैं। तो उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? डिविडेंड कहीं से लेना, डिविडेंड रिसीवेबल हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट्स एडवांस में दिया है किसी को। ठीक है, और उसके अंदर एक और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि है तो एक्सपेंसेस की नेचर के, लेकिन उनको हम रिटर्न ऑफ करते हैं। जैसे हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। ठीक है, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है। सॉरी, शेयर्स नहीं, आजकल शेयर्स तो काफ़ी 2013 के बाद से डिस्काउंट पर कंपनी इशू कर ही नहीं सकती है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है। ठीक है, आजकल कंपनी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, केवल डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। तो जो हमारा इसके अंदर पार्ट आएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, बहुत मेजर एग्जाम्पल है इसके, बहुत बड़े एग्जाम्पल है। ये हम करंट एसेट के अदर करंट एसेट पार्ट के अंदर दिखाते हैं। और भी ये चीज़ें आती हैं अदर करंट एसेट के अंदर, लेकिन ये जो चीज़ें हैं एक्सपेंसेस की नेचर की हैं, और जिनको हमारे को ये लॉस की नेचर के हैं हमारे, और जिनको हमने ईयर टू ईयर रिटर्न ऑफ करना है, और अनरिटर्न जो हमारा अभी रिटर्न ऑफ पोर्शन नहीं हुआ है वो हमने बैलेंस शीट की अदर करंट एसेट के अंदर दिखा दिया है। ये हमारे असेट साइड के अंदर दिखाए तो गए हैं, लेकिन हम इनको असेट नहीं मानते हैं। ठीक है, हमने इनको ये एज्यूम किया कि एसेट, ये एज एसेट है नहीं, ये एक तरह से लॉस है हमारा। हमने तो धीरे कुछ टाइम के अंदर हमारे को क्या करना है, इसको खत्म करना है। तो जो बैलेंस शीट की डेट से एक साल के अंदर जितना पोर्शन हमारे को रिटर्न ऑफ करना है वो हम अदर करंट एसेट के अंदर दिखाते हैं, और उसको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये एसेट ही नहीं है, तो मुझे टोटल एसेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मेरा नॉन करंट एसेट है और करंट एसेट है, और करंट एसेट के अदर करंट एसेट के अंदर से जो हमारे डिस्काउंट ऑफ डिवेंचर्स हैं, और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, और जो भी हमारी इस तरीके रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, उनको मुझे यहाँ से माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो टोटल एसेट में इंक्लूड है, लेकिन वो टोटल एसेट का पार्ट नहीं है। तो हमारा निकल गया, क्या किया हमने? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस जो एसेट नहीं मानी हमने उसको माइनस कर दिया। ये तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला बन गया, बड़ा आसान है, फिगर दी होती है हमारे को। अब हम इस साइड से भी बना सकते हैं वाला फार्मूला, क्योंकि
हम जानते हैं कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर बैलेंस शीट की टोटल असेट और टोटल लायबिलिटी हमेशा बराबर होती है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम करेंगे, हमने पुरानी क्लास में पढ़ा है, डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम, इसका मतलब ही क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे, जिस ट्रांजैक्शन को भी हम फाइनेंशियल की नेचर की मानते हैं और जिसका इफेक्ट, जिसका रिलेशन कंपनी से होता है, जिसका कंपनी की उस ट्रांजैक्शन का कंपनी की असेट लायबिलिटी या कैपिटल में फर्क पड़ता हो, तो उसको, ऐसी ट्रांजैक्शन को जब भी हम कंपनी की बुक्स में लिखेंगे तो उसका डबल इफेक्ट पड़ेगा। और जब हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट पड़ता है तो वो इस तरह से पड़ता है कि टोटल असेट हमेशा किसके बराबर हो जाती है, टोटल लायबिलिटी के बराबर। तो ये डिसाइडेड है कि टोटल असेट जो कंपनी की वो टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है। अभी हमने असेट साइड से हमने निकाला टोटल असेट को, अब हम लायबिलिटी साइड से भी इसको निकाल सकते हैं। तो लायबिलिटी साइड में ये सारी चीजें जोड़ दो। शेयर कैपिटल लेना है यहाँ पर, और शेयर कैपिटल में आपको इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों लेने हैं, दोनों शेयर कैपिटल लेने हैं। रिजर्व और सरप्लस, रिजर्व और सरप्लस के अंदर हमारे सारे रिजर्व्स आते हैं, जनरल रिजर्व आता है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देखो आजकल एक नया रूल कंपनी एक्ट के अंदर एक जो चीज़ दी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, जैसे हम जनरल बनाते हैं बैलेंस शीट किसके अंदर, पार्टनरशिप में या प्रोप्राइटरशिप के अंदर। अगर पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं कि अगर मान लो फर्म को लॉस हो गया, अगर प्रॉफिट हुआ तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस हुआ तो हम असेट साइड में लिख देते हैं। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप रिजर्व सरप्लस के अंदर उसे पॉजिटिव अमाउंट के अंदर दिखाएंगे, और अगर कंपनी को सारे एक्सपेंसेस, डिविडेंड वगैरह पे करने के बाद, सारे प्रोविजन के बाद अगर कंपनी का नेट रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लॉस बन रहा है तो उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट रिजर्व सरप्लस के अंदर नेगेटिव फिगर के करीब दिखाएंगे। आपको दिखाना इधर ही है, आपको इधर शो करना ही नहीं है। लॉस हो प्रॉफिट हो इधर दिखाना है, प्रॉफिट होगा तो प्लस में आ जाएगा, लॉस होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। वो ये हमारा रिजर्व सरप्लस हो गया। इसके बाद हमने लिखा नॉन करंट लायबिलिटी। ये नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो हमने 1 साल से ज़्यादा के लिए किसी से उधार लिया या प्रोविजंस किए, पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। इसका करंट लायबिलिटीज, ये मेरी टोटल लायबिलिटी साइड हो गई, ये इसके बराबर होती है। अब मैं कहता हूं इन केस अगर कंपनी के अंदर ये वाली एसेट है, अदर करंट एसेट के अंदर इंक्लूड है, तो भाई जब मैं कह रहा हूं ये इसके बराबर है, तो जब मैंने इस साइड से आंसर निकाला था, असेट साइड अप्रोच ली थी, तो मैंने फिक्स्ड एसेट माइनस की थी। तो भाई जब ये इसके बराबर लेनी है तो मुझे इसके और इसके जब इक्वल करना है तो मुझे यहां से भी तो ये माइनस करनी पड़ेगी सर, तभी तो मेरा आंसर सही आएगा। तो क्योंकि अगर हम इसका टोटल ले लेंगे तो उसमें तो ये भी इंक्लूड होगा जो अदर करंट एसेट के अंदर ये वाला पार्ट है हमारा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल लिया, रिजर्व सरप्लस लिया, नॉन करंट लायबिलिटी लिया, करंट लायबिलिटी लिया, टोटल लायबिलिटीज हो गई मेरी, और इसमें से मैंने ये फिक्स्ड एसेट्स माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर वही आएगा जो ऊपर वाली अप्रोच से आया था। ये तो हो गई असेट साइड अप्रोच, और ये हो गई टोटल एसेट निकालने की लायबिलिटी साइड अप्रोच। दोनों अगर मेरे को सारी फिगर दी हैं तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। आंसर हमेशा सेम ही आता है वैसे। अच्छा एक और मैंने बना दिया है फार्मूला, वो इसी फार्मूले से बनाया है मैंने। शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को मैंने कल भी बताया था, जोड़कर क्या कहते हैं, शेयर होल्डर फंड। ये शेयर कैपिटल है, इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आएंगे, और अगर इसमें रिजर्व सरप्लस जोड़ दूं तो मेरा क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर का पैसा। तो प्रॉफिट लॉस इन्हीं को मिलता है, इसलिए शेयर होल्डर फंड में जो हमारा रिजर्व सरप्लस को भी जोड़ते हैं। इसके बाद मैंने जोड़ा भाई साहब, ये बाकी तो वही का वही, इन दोनों फिगर की जगह मैंने क्या ले लिया, शेयर होल्डर फंड, और इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, नॉन करंट लायबिलिटी। वही सीधी अप्रोच चल रही है वही, बस 2 फिगर की जगह मैंने 1 फिगर लिखी, उसको मैंने एक फिगर दे दी, 2 की जगह 1 फिगर लिखी, और उसको एज इट इज मैंने लिखा नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अगर ये है तो फिर मैंने माइनस कर दी, फिर आगे मेरी टोटल एसेट, फिर सेम आंसर। तो ये हमारे को समझ आनी चाहिए कि मतलब क्या होता है। इसके बाद मैंने एक फार्मूला और बना दिया, फार्मूले बहुत सारे बन सकते हैं, उसके बाद में हम कभी अलग से क्लास रखेंगे कि रेशियो के फार्मूले कैसे डिराइव कर सकते हैं। अब जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड ले लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, टोटल इक्विटी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कंपनी की टोटल इक्विटी कितनी है। देखो करंट लायबिलिटी को तो इक्विटी मानते ही नहीं उसे, वो तो हमारा हाथ उधार होता है, आज किसी से माल लिया कल वापस कर दिया, किसी को अभी थोड़े दिन के पैसे लिए वापस कर दिए, तो वो तो हमारा इक्विटी में आता ही नहीं है। इक्विटी के अंदर हम क्या मानते हैं, एक तो हमारी आती है ये नॉन करंट लायबिलिटी, और एक शेयर होल्डर फंड, माने इंटरनल इक्विटी और लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इक्विटी। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मेरा, यानी कि ये दोनों शेयर होल्डर फंड हो गए। अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटी को भी जोड़ दूं, इन तीनों फिगर को मैंने एक फिगर ले ली, फिर हम शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी को जोड़कर क्या कहते हैं, कंपनी के अंदर टोटल इक्विटी कितनी है, तो उसको कहते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो मेरा क्या क्या आ गया, ये
1 2 3 फिगर आ गई, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, और इसमें मैंने करंट लायबिलिटी जोड़ दी, तो मेरी टोटल लायबिलिटी साइड हो गई भाई साहब। फिर अगर ये वाली कोई एसेट हमारे अदर करंट एसेट के अंदर इंक्लूड है तो मैंने उसको माइनस कर दिया, तो फिर मेरा टोटल एसेट का आंसर आ गया। तो हम अलग अलग तरह से फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। मुझे समझना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, रिजर्व सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड होता है, शेयर कैपिटल मुझे क्या लेना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मुझे कौन, डेट का मतलब, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या है, ये भी समझ लेते हैं अब यहाँ पर। मैंने कल भी अच्छी तरह डिटेल में समझाया था कि लॉन्ग टर्म डेट में मेरे कैसे कैसे मैं अलग अलग तरीके से मैं फार्मूला डिराइव कर सकता हूँ। यहाँ मैंने सीधा एक फार्मूला ले लिया, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो में हम उसे अच्छी तरह से समझ सकें, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो मैंने, अगर मुझे सीधी फिगर दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर, तो मैं नॉन करंट लायबिलिटी में गया और वहाँ से मैंने ये फिगरें उठा ली। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो मैंने 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए कहीं से बोरो किया है, बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या डिवेंचर इशू किए हैं, या पब्लिक डिपॉजिट लिया है, पब्लिक डिपॉजिट भी ले सकते हैं, वो भी एक तरह से हमारा, हमने लोन ही लिया है। कंडीशन थोड़ी अलग होती है, बस लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई और हमने लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रोविजन की, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के लिए कोई प्रोविजन किया है, उसको कहते हैं हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये सारा हमारा जोड़ करके आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। और अगर मैं टोटल डेट को टोटल असेट को टोटल डेट से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आया था टोटल असेट टू डेट रेशो। बड़ा आसान है, इसका हमने ये इफेक्ट देख ही लिया है कि हाई रेशो होगी तो क्या होगा, लो रेशो होगी तो क्या होगा, ये सब चीज़ें समझने की हैं और बड़ा आसान है फॉर्मूले ड्राइव करना। मैं अपना पर्सनल जो मोबाइल नंबर है बच्चों, आप लोगों को मैं अपने वीडियो के साथ शेयर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिस्कशन करना है, मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स में तो आराम से लिख ही सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से आपको सेटिस्फाई कर सकूँ और जल्दी से जल्दी नई क्लासों की, नए नए सब्जेक्ट्स की, जैसे मैं इनकम टैक्स भी पढ़ाता हूँ और मैं कॉस्टिंग भी पढ़ाता हूँ, उनकी भी वीडियो बनाऊँ अलग से, और जो मैं फिजिकली भी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन तो मैं आजकल ले ही लूँ क्लासें, तो उनकी वीडियो बनाकर भी मैं आपके सामने डालूँ और ये कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी हो। और जो भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है किसी भी चीज़ के बारे में, आप पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में तो आपके कमेंट्स में चाहूँगा ही। धन्यवाद।